हाँ, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर 11 का पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लासेस इन सी। अभी तक हमने जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करा है तो हमने हमेशा आइडेंटिफाई करा है या डिक्लेरेशन का काम जो करा है तो हमने बताया कि एक वेरिएबल का नाम होता है और उसका नाम डिफाइन करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो वेरिएबल का नाम दे दिया जाता है, उसके साथ में उसका डेटा टाइप एसोसिएट होता है जो आपको ये बताता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा। तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चेक करा था कि जैसे इंटीजर है तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग भी कर सकते हैं, शाइंड इंट भी कर सकते हैं, अनसाइंड इंट भी कर सकते हैं। उसी तरीके से फ्लोट का भी होता है, उसी तरह कैरेक्टर के वेरिएंट्स होते हैं। अभी तक जब भी हमने वेरिएबल्स की बात करी है तो केवल उसका वेरिएबल का नाम दिया है और उसका डेटा टाइप डिफाइन करा है। लेकिन एक वेरिएबल का कंप्लीट डिस्कशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके साथ में हमें स्पेसिफाई करना होता है उसकी स्टोरेज क्लासेज कि वो जो वेरिएबल है, पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, उसकी लाइफ कैसी रहेगी, वो कब तक उसको यूज कर सकते हैं, कब वो एंड हो जाएगा। लेकिन अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए उसके अंदर हमने स्टोरेज क्लासेस की चर्चा इसलिए नहीं करी क्योंकि स्टोरेज क्लासेस सी लैंग्वेज का कंपाइलर अपने आप बाय डिफॉल्ट मैनेज करता है। हम भी उसको कर सकते हैं, प्रोग्रामर के पास भी वो कैपेबिलिटीज है कि वो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, लेकिन सी के कंपाइलर अपने आप उसको ऑटोमेटिकली डिजाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग कि किस पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए कौन सा स्टोरेज परफेक्ट है, वो उसके साथ में उसको एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टोरेज क्लासेस होती कैसे हैं, उनका यूज क्या है। तो स्टोरेज क्लासेस के बारे में डिस्कस करने से पहले हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा इस चैप्टर के अंदर कि वेयर द वेरिएबल वुड बी स्टोर्ड, कि जो वेरिएबल है वो स्टोर कहाँ होगा। तो उसका सीधा सही जवाब क्या होता है कि सर वेरिएबल तो मेमोरी के अंदर स्टोर होगा, जहाँ पे हार्ड डिस्क होगी या कंप्यूटर कहीं पे मेमोरी होगी। तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर तो स्टोर होगा, लेकिन मेमोरी की किस लोकेशन, रजिस्टर में स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होगा, या किस तरीके से उसका यूज होगा, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिसाइड करेंगे या स्टडी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास में, व्हाट विल बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। हमने जितने भी प्रोग्राम्स अभी तक बनाए हैं तो उसके अंदर हमेशा वैल्यूज को डिक्लेरेशन के साथ में असाइन कर दिया है, और जहाँ पे असाइन नहीं करा है तो जब भी हमने उस वैल्यूज को डिस्प्ले कराने की कोशिश करिए तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें आउटपुट के अंदर वो दे देता है, तो वो गार्बेज वैल्यूज होती है। तो किस तरह के वेरिएबल्स के क्या वैल्यू, इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, ये भी हम डिफाइन करते हैं उसकी स्टोरेज क्लासेस से। कि स्टोरेज क्लासेस खुद डिफाइन करती है कि उसके अंदर वैल्यूज किस तरह की जाने वाली है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का स्कोप मतलब कि उस वेरिएबल को एक्सेस आप कहां से कहां तक कर सकते हैं, ये हम स्टोरेज क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द लाइफ ऑफ द वेरिएबल, की वेरिएबल आपने डिक्लेयर तो करा, एक प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो। अगर एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करें, अगर 1000 के 1000 वेरिएबल्स या 1000 के 1000 वेरिएबल्स पूरे प्रोग्राम के रन करते टाइम पे अगर स्टोर रहेंगे, लाइफ उसके उस टाइम तक लॉन्ग रहेगी, तो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर काम करता प्रोसेसिंग के ऊपर और मेमोरी के ऊपर। तो जब हमारी मेमोरी ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहेगी तो नए ऑपरेशंस को करने के लिए हमारे पास मेमोरी रहेगी ही नहीं। तो इस तक कब किसकी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए, कब किसकी लाइफ को एंड हो जाना चाहिए, ये सब कुछ भी हम स्टोरेज क्लासेस के थ्रू डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास में मेनली इस वाले आज के जो ये लेक्चर है इसके अंदर हमें 4 क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा कि वेरिएबल्स को स्टोर कहाँ करते हैं, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है, उसका स्कोप क्या होगा और उसकी लाइफ कब तक रहेगी। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस कितने तरह की होती है। जो हमने पिछले 4 क्वेश्चंस अभी जस्ट पूछे हैं, उन्हीं 4 क्वेश्चंस के बेस के ऊपर चारों क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे पास में 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहला आता है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस, सेकंड आता है रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस, थर्ड आता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास और फोर्थ आता है एक्सटर्नल। तो जैसा कि नाम से अपने पता लगा, ऑटोमेटिक का मतलब कि स्टोरेज क्लासेस जो कि ऑटोमेटिक अपने आप मैनेज होती है। उसके बाद रजिस्टर की मतलब जहां पे रजिस्टर का काम आ जाएगा वो रजिस्टर स्टोरेज क्लासेज जाएगी। रजिस्टर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म है जो कि हर इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे को या कंप्यूटर साइंस के बंदे को पता होता है कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर मेमोरी को स्टोर करने का सबसे छोटा पार्ट होता है। उसका नाम आता है स्टैटिक स्टोरेज क्लासेज जो कि फिक्स होती है। और अगर हम मेमोरी को या फिर वेरिएबल्स को एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिफाइन कर रहे हैं कहाँ स्टोर होने, तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस के अंदर आएगा। तो हमारे पास में 4 तरह की स्टोरेज क्लासेस होती है, जैसे कि इनका नाम डिफाइंड है, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्नल। इन चारों के बेस के ऊपर ही हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। अब बात आती है कि स्टोरेज क्लासेस की रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके कंप्यूटर को किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेमोरी की जरूरत पड़ती है और प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। तो उसी तरीके से आपके पास जो मेमोरी है वो लिमिटेड है, तो इकोनोमाइज द मेमोरी स्पेस कंज्यूम्ड बाय द वेरिएबल, कि आपने जो इतने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं वो
अपने जितना उसका स्टोरेज रिक्वायर्ड है उतनी ही वेरिएबल को यूज, उतनी ही कैपेसिटी को यूज करें मेमोरी को, ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे पास में फ्री स्पेस रहेगा, तो हम उसके थ्रू एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। सेकंड, इम्प्रूव द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में 10 पेज की कोई बुक है और एक 1000 पेज की बुक है, तो आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई किस में से कर सकते हैं, 10 पेज की बुक में सीधी तरीके से किसी कीवर्ड को निकाल लेंगे, जबकि 1000 जो पेजेज है 1000 पेज की बुक है उसमें से आपको उस कीवर्ड को निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको इतने सारा कुछ सर्च करना पड़ेगा, आपको ढेर पड़ा हुआ है। तो आपके प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बेटर हो उसके लिए भी आपको इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है कि कब किस वेरिएबल को खत्म कर देना है, कब किसको डिक्लेयर करना है, किस तरह की वेरिएबल जो हम बार बार यूज कर रहे हैं उसको कहाँ डिफाइन करना है, या फिर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए यूज में आ रहे हैं तो उसको कहाँ डिफाइन करना है। ये सब कुछ डिफाइन करते हैं हम स्टोरेज क्लासेज के थ्रू, इसलिए हमें स्टोरेज क्लासेज की रिक्वायरमेंट आती है इन सब चीजों को कंप्यूटर के प्रोग्राम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और मेमोरी को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज तरीके से यूज करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में जो क्लास होती है वो होती है ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेज। हम जब भी स्टोरेज क्लासेज की बात करेंगे हम उसके अंदर बात करेंगे कि उसका स्टोरेज कहाँ होगा, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा और जो लाइफ क्या होगी। जो हमारे पहले 4 क्वेश्चन थे उन्हीं चारों क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे हर स्टोरेज क्लासेज के अंदर। तो सबसे पहले ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेज है, उसका स्टोरेज होता है मेमोरी के अंदर, जो हमारी हार्ड डिस्क आती है उसके अंदर चला जाता है। डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कुछ भी गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है ऑटोमेटिक के अंदर, जो कि अनप्रिडिक्टेबल रहती है कि क्या वैल्यू आने वाली है। स्कोप कि लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर करा है। ब्लॉक का मतलब हम सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस जो होते हैं वो ब्लॉक कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्राम का। उस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करा है उसी के अंदर उसका स्कोप होता है, उसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेज के अंदर। लाइक till the control remain within the block in which the variable is defined, कि जहां पे उसका स्कोप है उस स्कोप के अंदर उसकी लाइफ होती है। जैसे आप उस स्कोप से बाहर निकलोगे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब कि जो मेमोरी उस पर्टिकुलर वेरिएबल ने आपकी ऑक्यूपाई करी थी वो फ्री कर देता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से बाहर निकलते हैं। सेकंड आता है हमारे पास में रजिस्टर स्टोरेज क्लासेज। उसका स्टोरेज होता है सीपीयू रजिस्टर के अंदर। डिफॉल्ट वैल्यू वही आती है, गार्बेज वैल्यू कुछ भी आ सकती है, अनप्रिडिक्टेबल रहती है, आपको पता नहीं है। इसको लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड, सेम है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस जहां पे आते हैं वहीं पे आपको इसको स्कोप होता है, उसी के साथ में इसका कंट्रोल भी खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ भी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बात आती है थर्ड स्टैटिक की। स्टैटिक के अंदर स्टोरेज होता है आपका मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 होती है। स्कोप उसका वही है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो पैरेंथेसिस है उसी के साथ में खत्म हो जाता है इसका स्कोप, उसी के साथ में उसकी लाइफ खत्म नहीं होती है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल्स, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर जब आप कॉल कर रहे हो तो उसकी लाइफ लॉन्ग अवेलेबल रहता है। ये जो वेरिएबल जिसके अंदर स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस हम डिफाइन कर देते हैं वो खत्म नहीं होता है, उसको आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हो। उसका स्कोप तो खत्म हो जाता है लेकिन उसकी लाइफ बनी रहती है कि जैसे वापस से कंट्रोल यहाँ पर आएगा हमारे पास में तो वापस से वो पुरानी जो वैल्यूज थी उनको एक्सेस कर लेगा। जबकि बाकी जो दोनों रजिस्टर के अंदर बात करिए ऑटोमेटिक के अंदर काम की, जैसे स्कोप खत्म हो जाता है वैसे उसकी लाइफ भी खत्म हो जाती है। स्कोप खत्म होने का मतलब है कि आप उस वेरिएबल को उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि ये मान लीजिए ब्लॉक है तो इसी के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते, उसके बाहर एक्सेस नहीं करते। तो लाइफ का मतलब है कि जैसे इससे बाहर निकलेगा इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक और रजिस्टर के अंदर लाइफ भी खत्म हो जाती है, स्कोप से बाहर निकलती है। लेकिन जो हमारे पास स्टैटिक आता है उसकी लाइफ खत्म नहीं होती है, उसका जो स्टैटिक आपने डिफाइन करा है उसकी जो वैल्यू आप इस वेरिएबल इस स्कोप से बाहर निकलते टाइम आपने छोड़ी थी वापस से जब इसके अंदर एंट्री करेंगे तो जब तक आप उस वैल्यू को ओवरराइड नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू वही रहेगी जो कि आपने लास्ट छोड़ी थी। तो उसका स्कोप खत्म हो जाता है लेकिन लाइफ बनी रहती है, तो मेमोरी फ्री नहीं होती है, बट आप प्रोग्राम में उसको एक्सेस नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर ब्लॉक के बाहर आउटसाइड। इसके बाद होता है एक्सटर्नल स्टोरेज होता है मेमोरी, डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। स्कोप होता है ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब होता है पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई डिपेंड नहीं करता कि आपके प्रोग्राम के अंदर अगर 1000 फाइल है कि 10 फाइल है कि 1 फाइल है, आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को किसी भी फाइल के अंदर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जब प्रोग्राम बनाते हैं तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, किस तरीके से डिवाइड करते हैं ये आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्लोबल का मतलब है कि उसको कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। लाइफ जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट रहेगा तब तक इसकी लाइफ बनी हुई रहेगी, इसकी लाइफ खत्म नहीं होती है। अब बात यह आती है कि स्टोरेज क्लासेस किस तरह की क्लासेस को कहाँ पे यूज करना चाहिए, कहाँ पे इनका बेस्ट यूज हो सकता है, ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे कर। सबसे पहले आता है स्टोरेज क्लासेस।
ओनली इफ यू वांट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल। अगर फंक्शन ए और फंक्शन बी दोनों का आपस में कॉल कर रहे हो और चाहते हो कि उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू थी पर्टिकुलर वेरिएबल की वो आपके पास में बनी रहे, जब फंक्शन 2 को कॉल करके आ रहे हो फंक्शन 1 के अंदर, तो उसका डिफॉल्ट में क्या जाता है, आपका स्टोरेज क्लासेज स्टैटिक होनी चाहिए। रजिस्टर स्टोरेज क्लास है जो वेरिएबल आप फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे फॉर ओनली दोज वेरिएबल दैट आर बीइंग यूज्ड वेरी ऑफन इन प्रोग्राम। क्योंकि ये सीपीयू की स्टोरेज क्लासेस के अंदर होता है, तो सीपीयू सबसे पहले खुद के आसपास में जो चीजें अवेलेबल है उन्हीं को रिसोर्सेज को कॉल करता है कि भी आपके पास कोई डेटा अवेलेबल है तो उसको एक्सेस करना है। उसके बाद वो मेमोरी पर जाएगा। तो जो अगर आपको फ्रिक्वेंटली यूज करना है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, तो आप उसके साथ में रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस को एसोसिएट कर सकते हो ताकि आपके प्रोग्राम की इफिशियंसी बढ़ सके। क्योंकि ट्रेवल टाइम आपका खत्म हो जाता है कि बस का टाइम खत्म हो जाता है, तो आपकी स्टोरेज क्लासेज आपको प्रोग्राम जो है बहुत इफिशिएंट वे के अंदर काम करता है रजिस्टर स्टोरेज क्लासेज के साथ में। लेकिन हर वेरिएबल को अगर रजिस्टर स्टोरेज क्लासेज में लगा दो, क्योंकि ये रजिस्टर की मेमोरी होती है हमारे पास में बहुत लिमिटेड होती है, तो जो आपके पास में फ्रीक्वेंट यूज है उसी को करना चाहिए। अगर हर वेरिएबल की स्टोरेज क्लासेस को रजिस्टर दे दोगे तो आपका प्रोग्राम डंप हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी खत्म हो जाएगी, सीपीयू काम करने के लिए बचेगा ही नहीं। उसके बाद आता है एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस फॉर ओनली दोज वेरिएबल दैट आर बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम। उसका यूज करते हैं एक्सटर्न, EXTERN, उसका यूज करते हैं कि आपको ग्लोबल वेरिएबल्स होगा कि जबकि हर प्रोग्राम में हर फंक्शन के अंदर आपको यूज करना है उसको कि, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभी यूज होता है, तो आप उसको उस वेरिएबल को बार बार डिक्लेयर करें हर फंक्शन के अंदर, तो उसके बेटर है कि आप उसको एक जगह पे डिक्लेयर कर दे, तो उसको हर कोई आपका यूज कर सकता है। उसके बाद में आता है ऑटो, डोंट हैव एनी ऑफ द एक्सप्रेस बीट मेंशन्ड अबव। अगर ऊपर जो लिखे हुए तीनों जो टाइप हैं, कहीं पे स्टैटिक की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, रजिस्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एक्सटर्न की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट में ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस अप्लाई हो जाती है। तो हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस को यूज करने का रीजन ये होते हैं चारों, स्टैटिक को, रजिस्टर को, एक्सटर्न को और ऑटो को। ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट हर किसी के साथ में अप्लाई हो जाती है। ओके, तो ये थी हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस। तो स्टोरेज क्लासेस का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद में हमारा वेरिएबल का पूरा जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाता है। क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के अंदर हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में स्टोरेज क्लासेस डिफाइन होती है, उसका डेटा टाइप डिफाइन होता है और उसके साथ में उसका नाम डिफाइन होता है। तो वेरिएबल 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, स्टोरेज क्लासेस का टाइप, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। तो ये तीनों चीजें भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है। बट चूंकि स्टोरेज क्लासेस को कंपाइलर अपने आप भी हैंडल कर लेता है, इसलिए प्रोग्रामर इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जब तक कि आपको कंप्यूटर की या आपके प्रोग्राम की इफिशियंसी के ऊपर लोड नहीं आता है। अगर आपकी इफिशियंसी बढ़ानी है आपके प्रोग्राम की, तो आपको अपनी स्टोरेज क्लासेस को भी मैनेज करना पड़ता है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से चारों के चारों स्टोरेज क्लासेस काम करती है और किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। क्या हम उनके वेरिएबल का स्कोप और उसके लैब की जो बात करी है उनके ऊपर हम प्रैक्टिकल में या फिर एग्जाम्पल के थ्रू चेक करेंगे हमारी टर्बोसी कंपाइलर के अंदर।